यस, थर्ड ईयर। अब आज हम फ्लोएम के ट्रांसलोकेशन, फ्लोएम में शुगर्स के ट्रांसलोकेशन के बारे में बात करेंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम बात कर चुके थे कि किस तरह से होता है। एफिड का एनालिसिस का हमने स्टडी किया था, और अब बात आती है कि डायरेक्शन ट्रांसलोकेशन की क्या होती है। तो वैसे देखा जाए तो तीन तरह का ट्रांसलोकेशन का डायरेक्शन हो सकती है। जनरली डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन होता है, अपवर्ड ट्रांसलोकेशन हो सकता है, या रेडियल या लेटरल, अरीय या पार्श्वीय ट्रांसलोकेशन। डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन को निम्नवर्ती स्थानांतरण बोलते हैं, अपवर्ड ट्रांसलोकेशन को ऊर्ध्ववर्ती स्थानांतरण बोलते हैं। और जो पत्तियां होती हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करती हैं और वहाँ पर शुगर्स की कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो सोर्स से लेकर के सिंक तक इसका ट्रांसलोकेशन होता है। तो जो पत्तियां होती, जहाँ पर भी पत्ती होगी वहाँ से डाउनवर्ड ट्रांसमिशन में रूट्स को जाएगा। अगर कोई ऊपर वाली पत्तियां हैं, अपर ब्रांचेस पर हैं, तो जो नीचे डॉर्मेंट बर्ड्स होती हैं या लोअर ब्रांचेस जो ग्रो करने लगती हैं, उनकी तरफ का ट्रांसलोकेशन जो होगा वो डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन कहलाता है, निम्नवर्ती स्थानांतरण कहलाता है। और जो पत्तियां हैं उनसे जैसे पुष्पकलिकाएं बन रही है, ऊपर की तरफ बन रही हैं, और डेवलपिंग फ्रूट्स हैं, अपर ब्रांचेस पर जब फ्रूट्स वगैरह डेवलप करते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, तो उस तरफ को जो ट्रांसलोकेशन होगा वो अपवर्ड ट्रांसलोकेशन या ऊर्ध्ववर्ती ट्रांसलोकेशन कहलाता है। रेडियल ट्रांसलोकेशन में बेसिकली फ्लोएम से रूट का जो कॉर्टिकल टिश्यू है या एपिडर्मल टिश्यूज़ की तरफ जो जाता है ट्रांसलोकेशन, या इसी तरह से फ्लोएम से आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स जो उसका स्थानांतरण होता है शुगर्स का, उसको हम अरीय या पार्श्वीय या लेटरल ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ये बेसिकली रेडियल डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड या नीचे की डायरेक्शन में नहीं होता। अब रेट और अमाउंट ऑफ ट्रांसलोकेशन जो है वो डिपेंड करता है वेदर कैसा है। अगर बहुत एक्टिव फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो नेचुरली जो ट्रांसलोकेशन होगा वो ज़्यादा होगा। नेचर ऑफ सिंक के ऊपर, मीन्स जहाँ पर शुगर ट्रांसफ़र हो रही है, जहाँ अल्टीमेटली पहुँच रही है, उसको हम बोलते हैं सिंक। ठीक है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है वो किस प्रकार का है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तरबूज है या कद्दू जो होता है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल का जो ट्रांसलोकेशन होता है, लाइक शुगर्स का, अमीनो एसिड वगैरह का, जो आपने एक टेबल में देखा था बहुत सारे ट्रांसलोकेट्स होते हैं, उनका जो है लगभग 6 to 7 किलोग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर 30 दिन के अंदर अंदर में ट्रांसमिट हो जाता है। मीन्स फ्रूट जो डेवलप होता है इनका, पम्पकिन का और इसका, वो इतना ज़्यादा इसमें ग्रोथ होती है, तो ट्रांसलोकेशन की रेट ज़्यादा होती है। नॉर्मली जो है कैनी ने बताया कि लगभग 4 ग्राम्स ऑफ ट्रांसलोकेशन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्राई ऑर्गेनिक मटेरियल का ट्रांसलोकेशन होता है। कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन अगर होता है तो ट्रांसलोकेशन की रेट थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर लो कॉन्सेंट्रेशन होती है, मीन्स कंपैरेटिवली थोड़ा सा माइल्ड अगर सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन होगा शुगर का, तो उसकी रेट जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, नॉर्मल रेट जो जनरली कंसिडर करी जाती है वही है 0.3 से लेकर के 1.5 मीटर पर आवर इनका रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन होता है। और अगर हम माने कि शुगर का ट्रांसलोकेशन डिफ्यूजन के आधार पर, मतलब विसरण के बेसिस पर होता है, तो ये रेट, अब आपको बता दूं कि ये रेट कंपैरेटिवली नॉर्मल जो डिफ्यूजन की रेट होती है उससे कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, डे टाइम के अंदर ट्रांसलोकेशन की रेट ज़्यादा होती है स्थानांतरण की, शुगर स्थानांतरण की, और रात में कम होती है, क्योंकि डे टाइम पर फोटोसिंथेसिस होता रहता है तो शुगर्स बनते रहते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है पत्तियों के अंदर ज़्यादा होती है। नेचुरली सोर्स पे अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ट्रांसलोकेशन का रेट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम सोर्स या स्रोत किसको मानते हैं? आमतौर पर जो मेच्योर लीव्स होती हैं बड़े प्लांट्स के अंदर, वो सब यंग ग्रीन एक्सपेंडेड लीव्स, फैली हुई, पूरी तरह से फैली हुई पत्तियां जो होती हैं वो सोर्स होती हैं। और सिंक में अलग अलग वैरायटी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि प्लांट जो है वो कौन से ग्रोथ स्टेज में है। अगर एक्टिव वेजिटेटिव ग्रोथ में है और डॉर्मेंट बर्ड्स का एक्टिविटी शुरू हो गई है, वो ब्रांचेस बनाना शुरू कर रही हैं, तो इस तरह के हो सकते हैं। अगर फ्लावर बन रहे हैं तो फ्लावर्स हो सकते हैं, या फ्रूट डेवलप हो रहा है तो वो यंग फ्रूट्स होते हैं, वो सिंक का काम कर सकते हैं। और कभी कभी जो प्लांट के रूट्स होते हैं नेचुरली, क्योंकि रूट्स ग्रो करेंगे तभी फूड मटेरियल मिलेगा उनको, मिनरल्स वगैरह मिलेंगे, तो प्लांट रूट्स भी सिंक का काम करते हैं। और बहुत अर्ली स्टेज पर जब सीड जर्मिनेशन होता है उस समय पर सीड इज़ द सोर्स,
ठीक है। और जो यंग ग्रोइंग टिश्यूज़ होते हैं, जो निकलते हैं, प्लूमेल निकलता है, रेडिकल निकलता है, यंग ग्रोइंग रूट होती है, वो जो होते हैं वो सिंक का काम करते हैं। ठीक, तो ग्रोथ की कंडीशन के हिसाब से ये रिलेशन जो है वो चेंज हो जाता है। और जब प्लांट बड़ा होने लगा, फ्रूट डेवलप होने लगा, तो सीड बन गया सिंक, और जो पत्तियां हो गई वो बन गई सोर्स। ठीक है। सोर्स और सिंक में, इनमें क्या रिलेशन रहता है? जनरली जो ट्रांसलोकेशन का स्पीड है और डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है कि जो ऑर्गन्स हैं सोर्स और सिंक वो किस तरह से आपस में पास में है। सबसे पहला पॉइंट होता है प्रॉक्सिमिटी, मतलब कितना पास में है। तो जो अपर लीव्स हैं उनसे शूट टिप की तरफ जाएगा मोस्टली मटेरियल, जो नीचे की पत्तियां होंगी जब वो फोटोसिंथेसिस तो सभी करते हैं, तो लोअर लीव्स से जो जनरली ट्रांसमिशन होता है शुगर्स का, वो होता है रूट्स की तरफ। और जब मिडिल पार्ट में होती हैं वो जो लीव्स होती है उनसे शुगर्स का ट्रांसलोकेशन होता है ब्रांचेस के अंदर। जो ब्रांचेस पे फ्लावर्स बन रहे होते हैं, ब्रांचेस पे फ्रूट्स बन रहे होते हैं, उनमें उनका ट्रांसमिशन होता है। ठीक है ना। डेवलपमेंटल स्टेज पर भी डिपेंड करता है। डेवलपिंग टिश्यू जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग सिंक का काम करते हैं, क्योंकि बहुत रैपिडली, जब जैसे शाखा है बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, तो नेचुरली उसको बहुत ज़्यादा फूड चाहिए होगा, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सिंक का काम करेगा और वहाँ पर तेज़ी से फूड मटेरियल पत्तियों से जाएगा। वेजिटेटिव जब ग्रोथ हो रही होती है तो शूट टिप जो होती हैं और जो ब्रांचेस होती हैं वो सिंक का काम करती हैं, स्ट्रॉन्ग सिंक का काम करती हैं। रिप्रोडक्टिव अवस्था में यंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जो होते हैं डेवलपिंग, वो सिंक का काम करते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है वेस्कुलर कनेक्टिविटी, मतलब संवहन पुल से उसका जो ऑर्गन है वो कितना कनेक्टेड है। तो ज़्यादातर जो टिश्यूज़ जो वेस्कुलर बंडल्स के माध्यम से वेन्स वगैरह से कनेक्टेड होते हैं, उनमें ट्रांसलोकेशन का शुगर्स का प्रेफरेंस ज़्यादा होता है। ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, उन्होंने रेडियोएक्टिव कार्बन का इस्तेमाल किया और उन्होंने देखा कि जो मैक्सिमम ट्रांसफ़र होता है वो सबसे जो नज़दीकी जो पत्ती होती है उसके ऊपर जो होता है उसके पार्ट में उसमें ट्रांसमिशन होता है। तो सबसे जैसे पत्ती है उसके जस्ट ऊपर जो टिश्यू है उसमें ट्रांसफ़र होगा, फिर उसके बाद में उसके आसपास में जो टिश्यूज़ होंगे उनके अंदर होगा। ठीक है। अब ट्रांसलोकेशन जो होता है सीव ट्यूब्स में होता है। क्या क्या मटेरियल्स होते हैं? बेसिकली मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो शुगर्स होती हैं, जिसमें सुक्रोज इज़ द मेन इंग्रेडिएंट, जो कि 12 कार्बन कंपाउंड है। उसके अलावा रेफिनोज, टैक्योज, वबस्कोज, इस तरह के और शुगर्स होते हैं। देन डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस ग्रोथ हार्मोन्स हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, पेप्टाइड्स हो सकते हैं, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब जो मटेरियल है वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। मेसोफिल टिश्यू जो होता है, पत्तियों में जो मेसोफिल टिश्यू होता है उसमें उसके जो भी सेल्स सीव ट्यूब के नज़दीक में होते हैं, वहाँ मेसोफिल टिश्यू से उन सेल्स के पास में जाता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू के पास, और उसके बाद में उनसे फिर ट्रांसफ़र होता है सीव ट्यूब्स में। ठीक है। और फिर यहाँ से ट्रांसफ़र होता है सिंक की तरफ। तो ये इस तरह से इसका चलता है मूवमेंट। और जो अपलोडिंग होती है, मीन्स सीव ट्यूब में जो कंटेंट्स जाते हैं उसको हम बोलते हैं शिराभारण या अपलोडिंग ऑफ द वेन्स या फ्लोएम एलिमेंट्स। और जब सिंक पर पहुंचता है, सिंक पर क्या होता है, जो फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं उससे फ्लोएम टिश्यू से पत्तियों जो भी आपका सिंक होता है उसमें मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनलोडिंग। ठीक है, या अपभारण हिंदी में। अपलोडिंग इज़ नियर द सोर्स और अनलोडिंग जो होती है वो सिंक के पास में होती है। ठीक है। अब थोड़ी बात करते हैं मैकेनिज़म्स के बारे में कि किस तरह से कौन कौन से मैकेनिज़्म सजेस्ट किए गए हैं इनके फ्लोएम के ट्रांसमिशन के लिए। तो बड़ा सिंपल सा जो एक मैकेनिज़्म बताया गया है वो है विसरण परिकल्पना या डिफ्यूजन हाइपोथेसिस। ठीक है। डिफ्यूजन हाइपोथेसिस में वो कहते हैं कि क्योंकि पत्तियों में जो शुगर की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, तो वहाँ से जो सोर्स होता है, ये सोर्स है, और जहाँ पर भी जाना है वहाँ पर जो सिंक है वहाँ पर क्योंकि शुगर नहीं है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सांद्रता प्रवणता कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली शुगर का
ट्रांसफ़र होता है। लेकिन ये थ्योरी बिल्कुल भी मानी नहीं गई, क्योंकि कंपैरेटिवली जब रेट देखा गया तो जो आमतौर पर फोटोसिंथेसिस इसकी शुगर के ट्रांसलोकेशन की जो रेट होती है उससे वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डिफ्यूजन रेट। ठीक है, तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते इसको, तो ये जो चीज़ है ये वैलिड नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा हाइपोथेसिस दिया गया एक्टिवेटेड डिफ्यूजन हाइपोथेसिस, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मैसन एंड मैस्केल ने दिया इसको और उसको फिलिप ने फिर बाद में सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि या तो सॉल्यूट मीन्स शुगर्स वगैरह जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको ट्रांसफ़र करना हो उनको पहले एक्टिवेट कर दिया जाता है, या फिर जो डिफ्यूजन के रास्ते में जो रेजिस्टेंस आती है विसरण के रास्ते में, उस रेजिस्टेंस को कम कर दिया जाता है। कम कैसे करेंगे? जैसे हमको पानी चढ़ाना हो अगर, तो हमारा टैंक है नीचे, अंडरग्राउंड टैंक, और हमको पानी चढ़ाना तो हम क्या करते हैं? मोटर चलाते हैं, पंप। तो ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने बोला कि स्पेशल पंप्स होते हैं फ्लोएम के पास में, थोड़ी थोड़ी दूरी पर सिव ट्यूब के पास में, जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हैं, क्रमाकुंचन, मतलब अल्टरनेटली सिकुड़ते हैं बढ़ते हैं, सिकुड़ते हैं बढ़ते हैं, और एक तरह से पंप का काम करते हैं। ठीक है, तो वो उस डिफ्यूजन के जो रास्ते में जो भी रेजिस्टेंस आता है उसको वो ख़त्म कर देते हैं। और इस पंपिंग के लिए क्योंकि मूवमेंट हो रही है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी, तो ये एनर्जी जो है जो सीव एलिमेंट्स होते हैं उनके पास में कंपानियन सेल्स होते हैं, सहचर कोशिकाएं जो हमेशा उसके साथ में जुड़ी रहती हैं, लिविंग सेल्स होते हैं ये, तो वो उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन इस तरह की परिकल्पना जो भी दी गई है एक्टिवेटेड डिफ्यूजन की, इसका भी कोई भी एविडेंस पक्का नहीं है। हालांकि फैंसम एंड विलियम्स ने कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रिलर स्ट्रक्चर्स देखे थे जो कि पी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, अगर सिव ट्यूब के स्ट्रक्चर में देखें तो कभी कभी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस इसका नहीं है।